नमस्कार सम्मानित साथियों। आज मैं अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल की ओर से आप सबके साथ जिस विषय को साझा करना चाहता हूँ वह है उत्तराखंड में कानून का नहीं बल्कि मनमर्जी का राज चलता आ रहा है। ये कैसे और क्या है विषय, इस बारे में डिटेल से मैं आपको बताना चाहूँगा। उत्तराखंड में संवैधानिक व्यवस्थाओं को ताक में रखकर पिक एंड चूज की पॉलिसी के तहत अपनाई जाती रही कार्यप्रणाली से हर कोई हतप्रभ होता रहा है। जन संघर्ष और शहादतों से जन्मे उत्तराखंड राज्य में इस स्थिति के चलते निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि यहाँ कानून का नहीं बल्कि मनमर्जी का राज चलता आ रहा है, जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि चाणक्य द्वारा भी कहा गया है कि जिस राज्य में कानूनी आदेश का पालन नहीं किया जाता है उस राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों की जांच हेतु गठित कोटिया कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट में विधानसभा में शुरू से वर्ष 2022 तक हुई सभी नियुक्तियों को अवैध ठहराए जाने के बाद हड़कंप मच गया था। आनन फानन में 2016 के बाद नियुक्त 228 कार्मिकों को बाहर कर दिया गया। और दूसरी ओर इस सवाल को लेकर भी हंगामा हुआ कि जब सभी नियुक्तियों को अवैध ठहराया गया है तो 2016 के बाद नियुक्त कार्मिकों को ही क्यों हटाया गया। हालांकि इससे पूर्व उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 6 दिसंबर 2018 को दिए गए फैसले में राज्य आंदोलनकारियों की 10% क्षैतिज आरक्षण तथा आंदोलनकारी कोटे से नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को ही असंवैधानिक ठहराते हुए इस स्थिति को प्रारंभ से ही शून्य घोषित कर दिया गया। इस फैसले के अनुसार आंदोलनकारी कोटे से अब तक तमाम विभागों में सैकड़ों की तादाद में जो नियुक्तियां हुई सब संवैधानिक प्रक्रिया के विपरीत हुई। इस आदेश के परिपालन हेतु कार्यवाही के नाम पर अब तक कार्मिक विभाग की ओर से सभी विभागों से ऐसे नियुक्त कार्मिकों का आंकड़ा जुटाने के लिए सिर्फ कच्चा चाल में कागजी घुड़दौड़ की गई है, जिसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला है। ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है कि जब जांच हेतु गठित एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा में 2016 के बाद तैनात 147 कार्मिकों को जो अपने विनियमितीकरण की आस संजोए थे को आनन फानन में बर्खास्त कर दिया गया, तो इससे पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा 6 दिसंबर 2018 को जारी आदेश में आंदोलनकारी कोटे से हुई जिन सैकड़ों नियुक्तियों को अवैध करार दिया था, उस आदेश के परिपालन की दिशा में चौतरफा चुप्पी और नज़रअंदाज करने वाला माहौल क्यों है? यही बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि आंदोलनकारियों से जुड़ा मामला होने के कारण इस पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन खुसर तो है ही। उत्तराखंड आंदोलन में घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी देने का मामला एक नीतिगत मामला है और किसी नीति को अमल में लाने के लिए नियम व कानून बनाने की ज़रूरत होती है। इसके विपरीत बिना नियम कानून बनाए और विधिक प्रक्रिया अपनाए जिस प्रकार महज एक आदेश जारी कर सैकड़ों आंदोलनकारियों की नियुक्ति हुई, वह प्रथम दृष्टया तो हर किसी की नज़रों में गलत ही है। लेकिन सरकार को विधिक राय देने वालों की नज़रों में उस समय यह बात क्यों नहीं आई और वे इस पर चुप्पी क्यों साधे रहे, यह आश्चर्य वाली बात है। गौरतलब है कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को सेवायोजन प्रदान किए जाने के संबंध में कार्मिक अनुभाग 2 की ओर से प्रमुख सचिव नृप सिंह नपलच्याल
के हस्ताक्षर से शासनादेश संख्या 1469 दिनांक 11/8/2004 जारी हुआ। समस्त जिलाधिकारियों को संबोधित इस आदेश में कहा गया कि आंदोलन में घायल हुए और 7 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए जेल गए आंदोलनकारियों को चिन्हित कर जनपद के विभिन्न विभागों में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह ग एवं घ श्रेणी के पदों पर उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर उन्हें नियुक्ति दिए जाने की कार्यवाही की जाए। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि सेवायोजन किए जाने के उद्देश्य से समस्त सेवा नियमावलियों के अंतर्गत सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति दिए जाने की आयु सीमा एवं चयन की प्रक्रिया को एक बार के लिए शिथिलता प्रदान की जाती है। इसी तिथि को एक और शासनादेश जारी हुआ, शासनादेश संख्या 1470 जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान 7 दिन से कम जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति हेतु चयन में 5% अधिमान दिए जाने तथा अगले 5 वर्षों अर्थात 2004-05 से 2008-09 तक के लिए उनको 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने की सुविधा प्रदान किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। इस पूरे मामले में यह कहावत एकदम सही चरितार्थ होती है कि देर से मिला न्याय अन्याय होता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। उक्त सरकारी आदेश के तहत जहां अधिकांश आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी हासिल हो गई, वहीं कुछ ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने वर्ष 2010-11 में कतिपय विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा दी, परीक्षाफल में उत्तीर्ण भी हो गए, लेकिन नियुक्ति आदेश मिलने से पूर्व ही उच्च न्यायालय द्वारा 26 अगस्त 2013 को आंदोलनकारियों की नियुक्ति के मामले में एक जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए ऐसी सभी नियुक्तियों पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया। उस समय ऐसी परीक्षा देने वालों में से जिनकी आयु 45 वर्ष थी, आज उनकी आयु 55 के पार हो गई है। हालिया वर्षों तक उस नियुक्ति को हासिल करने के लिए पुरजोर कोशिश कर चुकने के बाद अब वे बेहद निराश और आहत होकर उन्होंने इस पूरी कवायद से ही मुंह फेरने में ही भलाई समझ ली है। इसी प्रकार तमाम विभागों में आंदोलनकारी कोटे से नियुक्त कार्मिकों ने कई प्रमोशन भी पा लिए हैं, कई लोग रिटायर भी हो चुके हैं और कई लोग रिटायरमेंट के नज़दीक हैं। सरकार द्वारा अगर इस निर्णय को अमलीजामा पहनाते समय ही दूरदर्शिता के साथ विधिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की गई होती तो यह नौबत ही नहीं आती। गौर करने वाली बात यह भी रही है कि जहां विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों को सबने एक स्वर से रोजगार के समान अवसरों पर अतिक्रमण बताया, वहीं आंदोलनकारियों को सेवायोजन प्रदान किए जाने अथवा अन्य सुविधाएं दिए जाने पर किसी के स्तर से कोई भी आपत्ति नहीं उठाई गई, जिससे स्पष्ट था कि आंदोलनकारियों के प्रति राज्य के समूचे जनमानस में सम्मान का भाव है। लेकिन इसके बावजूद पूरे प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के तहत नियम कानून बनाए बिना की गई कार्यवाही के कारण वर्तमान में जो फजीहत का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए सरकार के साथ ही विधिक परामर्श देने वाले आला ब्यूरोक्रेट्स भी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। प्रायः यह भी देखा जाता रहा है कि नीतिगत समान प्रकरणों के निस्तारण हेतु जारी आदेशों के पालन में दोहरी भूमिका अपनाई जाती है। आखिरकार ये तो स्वीकार करना ही होगा कि कानून के समक्ष सब समान हैं, चाहे वह आंदोलनकारी हो या जन सामान्य। अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह है कि सरकार आंदोलनकारियों की नियुक्ति के मामले में
कोर्ट के फैसले का पालन कब और कैसे करती है, और दूसरी ओर विधानसभा से बर्खास्त कार्मिकों जो नवंबर 2022 से विधानसभा के ही सामने सड़क पर बैठकर न्याय के आस में उच्च न्यायालय की ओर टकटकी लगाए हुए हैं के मामले में कोर्ट का फैसला कब और क्या आता है। कुल मिलाकर उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से लेकर आज तक के राजकाज के समीक्षा की जाए तो तमाम ऐसे मामले हैं जिनमें संवैधानिक व्यवस्थाओं को ताक पर रखकर पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाते हुए हर किसी ने अपने अपने स्वार्थों की सिद्धि करी, और जब इसमें ऐसे तमाम मामलों में कोर्ट के स्तर से निर्णय आए तो उनके परिपालन करने में भी हिला हवाली अपनाई गई, लैंगर ऑन किया गया। तो ऐसे ही क्या स्थितियाँ रही जो मेन पॉइंट्स हैं। कानून का पालन वाली बात है कि कानून का परिपालन कैसे हो रहा है, और किस ढंग से मनमर्जी, जो बात हम कह रहे हैं कि इस उत्तराखंड राज्य में कानून का नहीं बल्कि मनमर्जी का राज चलता आ रहा है, तो उसके कुछ ज्वलंत उदाहरण मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो एक तो यही रहा कि कोर्ट के आदेशों का पालन करने के मामले में है, और दूसरी अब कोर्ट के आदेशों का पालन करने में है कि उत्तराखंड राज्य इस देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर मानसून को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा मानसून में आपदा को दृष्टिगत रखते हुए कार्मिक संगठनों की हड़ताल पर रोक लगाने का फरमान जारी किया है। तो ये गौर करने वाले हैरत का विषय है। अगर मानसून तो पूरे देश में आया, हर राज्य में आया, केंद्र में आया, लेकिन ऐसा आदेश मानसून में आपदा को दृष्टिगत रखते हुए कार्मिक संगठनों की हड़ताल पर रोक लगाने का आदेश और कहीं किसी राज्य में या केंद्र में किसी स्तर से जारी नहीं हुआ, तो उत्तराखंड में ही क्यों ऐसा हुआ, ये एक गौर करने वाली बात है। आंदोलनों से जन्मे उत्तराखंड राज्य में आंदोलनों के प्रति जवाबदेही के सवाल को लेकर हर किसी द्वारा मुंह फेर लिया गया है, और इसी का नतीजा ये रहा कि यह उत्तराखंड राज्य हड़ताली प्रदेश के रूप में जाना जाने लगा। और ये हड़तालों के क्रम में ही जब 2018 में एक PIL हाई कोर्ट में लगी, तो उस PIL में के परिप्रेक्ष्य में कोर्ट द्वारा 29 अगस्त 2018 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया था, जिसमें हड़तालों पर अंकुश लगाने के लिए कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को तमाम निर्देश देने के साथ ही एक निर्देश या सुझाव यह भी दिया गया था कि सभी विभागों में शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाए, और उस समिति की हर तीसरे माह बैठक की जाए, और उन बैठकों में संबंधित विभाग के कार्मिक संगठनों को भी बुलाया जाए। लेकिन कोर्ट के इस आदेश का पालन करने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा सारे विभागाध्यक्षों को फरमान जारी कर दिया गया कि कोर्ट के इस आदेश का पालन करें। 2018 दिसंबर 18 में, अगस्त में ये फैसला आया और दिसंबर में सरकार शासन द्वारा ये फैसला आदेश जारी कर दिया सारे विभागाध्यक्षों के लिए। लेकिन आज तक कोर्ट के आदेश के परिपालन की स्थिति की मॉनिटरिंग करने वाला जो कार्मिक विभाग है जिसने आदेश जारी किया, उसको यही पता नहीं कि कितने विभागों में शिकायत निवारण समिति का गठन हुआ है और कितनों में नहीं। अधिकांश विभागों में शिकायत निवारण समिति का गठन नहीं हुआ है। तो ऐसे में जब मानसून में आपदा को दृष्टिगत रखते हुए आपने हड़ताल पर रोक लगाने का फरमान तो जारी कर दिया, जबकि आपको चाहिए था कि यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इस मानसून में आपदा के आने पर कार्मिकों की भी कोई समस्याएं हो सकती हैं, उनकी सुनवाई के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था की जाए, और जिसमें जो व्यवस्था कोर्ट ने करने के लिए दी थी उसको भी आपने लागू नहीं किया। तो ऐसे में कोई अपनी बात रखे तो कहाँ रखे और कैसे रखे, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और इसी क्रम में
जो ये फरमान हुआ, ये अपने आप में इस राज्य के लिए एक अनोखा इकलौता ऐसा राज्य बना। तो इसी प्रकार ये नकल विरोधी अध्यादेश के बारे में बात करना चाहूँगा। उत्तराखंड राज्य ने यहाँ की सरकार ने नकल विरोधी अध्यादेश लाए और ये ढोल पीटा गया कि इस देश का ये सबसे पहला ऐसा सख्त अध्यादेश नकल विरोधी अध्यादेश है जो और कहीं नहीं है। इस अध्यादेश के जारी होने के बाद तमाम जो भर्तियों में जो धांधली के तमाम मामले सामने आए हैं, एक के बाद बेरोजगार संघ आए दिन इसमें रोज एक से एक मामलों को उजागर करता आ रहा है, भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करता आ रहा है। तो विशेष रूप से भर्तियों में धांधली के मामले जो उजागर होते रहे हैं, उससे इसकी दावे पर सवाल उठे गया कि कैसा सख्त कानून है। इसी क्रम में हाल ही में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक परीक्षा में धांधली के मामले में जो एसआईटी गठित हुई थी जांच के लिए, एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक फैसला निर्णय लिया गया कि जो उस परीक्षा में धांधली में जो लिप्त बच्चे थे, छात्र थे, उन्हें 5 साल के लिए डिबार कर दिया। और इस डिबार करने का जो निर्णय था, इसके खिलाफ अगर वो संबंधित लोग जब हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट ने बिना आयोग के पक्ष को जाने उसमें स्टे कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कोई खामियां रही हैं। अगर नकल विरोधी सख्त अध्यादेश जारी होने के बाद ये मामला सामने आया तो या तो उस परीक्षा में जो धांधली हुई थी उसकी जांच में एसआईटी की ओर से जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें कहीं कमी रही, या एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर आयोग द्वारा जो निर्णय लिया उसमें कोई कमी रही, और या नकल विरोधी अध्यादेश में कहीं कोई कमी रही, या पैरोकारी में कहीं कमी रही, लेकिन कमी रही। तो और इसके साथ ही जो एक सवाल यहाँ पर और आता है कि कानून की बात है, कानून का परिपालन। कानून के परिपालन के बारे में एक ज्वलंत उदाहरण इस राज्य में ये सामने आया है कि कानून तो बना दिया गया लेकिन उसके परिपालन की ओर मुंह फेर दिया गया। ऑडिट एक्ट का उदाहरण दूंगा। ऑडिट एक्ट 2012 में आया। इस ऑडिट एक्ट के नियम 8(3) में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि निदेशक ऑडिट हर वर्ष तमाम विभागों की जो वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट को तैयार करेगा या करवाएगा और हर वर्ष उन्हें विधानसभा के पटल पर रखने के लिए सरकार के को भेजेगा। तो इस नियम के परिपालन की स्थिति देखें तो 2012-13 और 13-14 में तो वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट सदन में पुटअप की गई है, लेकिन 14-15 से लेकर आज तक कोई भी ऑडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी गई है। तो जबकि इस दरमियान तमाम करोड़ों के स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट हुई है, करोड़ों की, और सामान्य रूटीन के ऑडिट में तो तमाम करोड़ों की धांधलियाँ अलग, अनियमितताएं और गबन के मामले अलग उजागर हुए हैं। तो ऐसे में ये ऐसे ऑडिट का क्या फायदा जिसकी ऑडिट रिपोर्ट को आप अपनी जेब में रखे हो। और इस स्थिति के चलते जब के बीच में ही जब सरकार ये दावे करती है, जीरो टॉलरेंस के दावे करती है, तो उन दावों की सच्चाई में वो कितना खरा उतरती है इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो
जीरो टॉलरेंस के जो दावे हैं उन पर अगर खरा उतरने के लिए सरकार को चाहिए कि टॉप प्रायोरिटी पर जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। और आज तक ये ऑडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर क्यों नहीं रखी गई, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? और तमाम जो आए दिन जो भ्रष्टाचार के मामले हो रहे हैं, करोड़ों के मामले ले, चावल घोटाले ले लिए 600 करोड़ का है, सिटकुल में 800 करोड़ का घोटाला है, पीटकुल अलग है, जेट्रोफा अलग है, तमाम स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट जारी हुए हैं, SIT की जांच रिपोर्ट पड़ी है, लेकिन उनके परिपालन की जांच रिपोर्ट तो हो गया, हो अल्लाह हो गया, हमने ये कर दिया, स्पेशल ऑडिट करा दिया, लेकिन उसकी जांच रिपोर्ट जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट फाइलों में धूल फांक रही है। तो ऐसे ऑडिट का क्या फायदा? ऐसी जांच रिपोर्ट का, SIT की जांच रिपोर्ट का क्या फायदा जिसमें एक्शन नहीं हो रहा है? तो ये तमाम बातें हैं। अब लोकायुक्त की मामले की बात कर लें। लोकायुक्त के मामले में जब से लोकायुक्त का कार्यालय का गठन हुआ तब से कुछ समय के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति हुई और उसके बाद से वो भगवान भरोसे हो गया वो कार्यालय। इतने सालों से उस कार्यालय में जो मैन पावर है, उनकी सैलरी है या जो तमाम अन्य खर्चे हैं वो चलते रहे हैं। अब क्या ये कार्यपालिका का दायित्व नहीं था कि जब बिना लोकायुक्त के जो कार्यालय चल रहा है उसमें जो व्यय हो रहा है उसको कैसे उस पर अंकुश लगाया जाए और कैसे उस मैन पावर का यूटिलाइज कहीं और किया जाए? इस पर नहीं, इस पर भी कोर्ट को ही बोलना पड़ा। जब PI दाखिल हुई तो अभी हाल में ही कोर्ट ने उसमें बहुत सख्त आदेश दिए। अब उसके परिपालन देखने वाली बात यह है कि उसका परिपालन कैसे होता है और कब होता है। कितनी तत्परता दिखाती है सरकार, घोड़े खुले हुए हैं सबके। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने संवेदनशील मामलों के में जो कोर्ट द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उनके परिपालन की दिशा में भी बड़ा ढीठपना जो दिखाया जाता है वो बड़े आश्चर्य की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। अब इससे सरकार की जो भद पड़ती है समय समय पर वो तो पड़ती ही है। अब इस समय सरकार ने कहा कि यहाँ पर हाल ही में आप देख रहे हैं आज कल की बात है, कोर्ट में जितने भी अधिमाधिवक्ता और अधिवक्ताओं को हटाकर दूसरी टीम वहाँ पर तैनात कर दी है बेहतर पैरोकारी करने के लिए। क्या इससे ये समाधान नहीं है हमारी नज़रों में। हमारी नज़रों में तो समाधान सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस राज्य में विकास के प्रति जवाबदेही तय होनी चाहिए। हर मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब कानून, अब ये ऑडिट रिपोर्ट ही इतने साल से कानून तो बना, कानून को नज़रअंदाज करते हुए आप बैठे हो, ऑडिट रिपोर्ट को जेब में रखे हो। कानून का भय कहाँ रहा? कानून का भय ही नहीं है। जब कानून का भय ही नहीं है, ऐसे मोनोपोली हो रही है, मनमर्जी हो रही है, तो यहाँ पर तो अराजकता की स्थिति स्वाभाविक रूप से होगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। आक्रोश फूट रहा है, पनप रहा है हर किसी के मन में। जिसने हमेशा यही विधानसभा में जो बैकडोर से नियुक्तियाँ हुई उसको लेकर जब ये 2022 में भंडाफोड़ हुआ तो ये बड़े हम तो गौर से उस पूरे सीन को देखते रहे। जो भी उस समय जो जिम्मेदार लोग थे विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर जो लोग समय गठन होने के बाद से अब तक के जो भी जिम्मेदार लोग थे वो लोग बड़े बेहयाई से इस बात को कहते आए कि हमसे पूर्व भी ऐसा ही होता रहा। गलत की नज़ीर देते हुए अपने आप को पाक साफ बताता गया हर कोई। और वही हमारा हर कोई ये चाहता है कि आंदोलनकारियों को सम्मान मिले, जिन्होंने संघर्ष किया है, शहादतें दी हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ये थोड़ी कि पिक एंड चूज की पॉलिसी जो नियम प्रक्रियाएं हैं, विधिक प्रक्रियाएं अपनाते हुए मैं आंदोलन में मौत से रूबरू हुआ हूँ, लेकिन हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को ताक पर रखते हुए पिक एंड चूज की मोनोपोली अपनाते हुए कोई कार्य हो, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। जो भी कार्य हो, एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है, व्यवस्थाएं हैं, उसको अपनाते हुए हो। तो ये
ठीक बात नहीं है। और इस क्रम में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस पूरे मामले में आगे जो भी स्थिति बनेगी उसको हम सबकी नज़र रहेगी। अपने चेत जाओ चैनल की ओर से जो ये कानून के स्थान पर मनमर्जी का राज चलाने वालों को चेत जाओ चैनल की ओर से आगाह करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आपको सबको आश्वस्त करता हूं कि शीघ्र ही जवाबदेही से जुड़े ऐसे ज्वलंत और बुनियादी सवालों को लेकर पुनः शीघ्र आपके सामने आऊँगा। और तब तक के लिए आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।